गुड गुड मॉर्निंग क्लास। चलो लास्ट क्लास का क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। कैलकुलेट वेट ऑफ पॉलीथाइलिन विच कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय 1 kg ऑफ कैल्शियम कार्बाइड। हुआ किसी से? किसी ने ट्राई करा? हो गया? चलो बढ़िया। क्या आंसर निकाला? क्या आंसर बोलो? इसे सॉल्व करते हैं, ऐसे आंसर छोड़ते हैं? चलो दोबारा से करते हैं इस क्वेश्चन को, फटाफट से देखते हैं। कैलकुलेट वेट ऑफ पॉलीथाइलिन, calculate weight of polyethylene which can be produced by 1 kg of कैल्शियम कार्बाइड। रिएक्शन क्या बताई थी आपको? कैल्शियम कार्बाइड प्लस ट्वाइस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, you will get calcium hydroxide plus C2H2. Then second reaction was C2H2 plus H2 gives C2H4, and the third reaction was n times of C2H4 gives C2H4n। ठीक है जी। हम सीक्वेंशियल रिएक्शन बेसिकली देख रहे थे। तो सीक्वेंशियल रिएक्शन के अंदर क्या होता है? एक रिएक्शन का प्रोडक्ट दूसरे वाली रिएक्शन का रिएक्टेंट हो जाता है, एंड सिमिलरली सेकेंड वाले रिएक्शन का रिएक्टेंट दूसरे वाले के लिए, सॉरी गलत बोल दिया, पहली वाली रिएक्शन का, जैसे इन तीनों रिएक्शन के अंदर बात करें, इस रिएक्शन का प्रोडक्ट दूसरे वाले रिएक्शन के रिएक्टेंट हो गया, फिर सेकेंड वाली रिएक्शन के अंदर जो प्रोडक्ट है वो थर्ड वाली रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट हो गया। यही था ना सीक्वेंशियल रिएक्शन। और क्या होता है, आपको पहली वाली रिएक्शन का डेटा दे देगा और आखिरी वाली रिएक्शन के अंदर डेटा निकालने के लिए बोल देगा, और वाइस वर्सा। ऐसा ही कुछ हमने देखा था। तो चलो स्टार्ट करते हैं। कैलकुलेट वेट ऑफ पॉलीथाइलिन, इसे बोलते हैं पॉलीथाइलिन। ठीक है, इसे बोलते हैं पॉलीथाइलिन। आपको पॉलीथाइलिन का वेट कैलकुलेट करना है, विच कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय 1 kg ऑफ कैल्शियम कार्बाइड। आपको इसका वेट दे रखा है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। W ऑफ कैल्शियम कार्बाइड, W ऑफ कैल्शियम कार्बाइड इज 1 kg विच इज इक्वल टू 1000 ग्राम। इसका मोलर मास क्या होगा? 40 प्लस 2 इंटू 12, 40 प्लस 24 इज इक्वल टू 64। ठीक है, ये फिलहाल लिमिटिंग रिएजेंट का क्वेश्चन नहीं है। मतलब इस सीक्वेंशियल रिएक्शन के अंदर आपको लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि एक ही रिएक्टेंट का डेटा दे रखा है। तो ये तो सीधा सीधा स्टोइचियोमेट्री का क्वेश्चन आ गया। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट लगाऊंगा स्टोइचियोमेट्री वाला। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बाइड इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C2H2। इथाइन बोलते हैं इसे, C2H2। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बाइड किसके इक्वल है? गिवन मास ऑफ कैल्शियम कार्बाइड अपॉन मोलर मास ऑफ कैल्शियम कार्बाइड, विच इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C2H2। ठीक है, गिवन मास ऑफ कैल्शियम कार्बाइड इज 1000, मोलर मास ऑफ कैल्शियम कार्बाइड इज 64। लो जी, नंबर ऑफ मोल्स आ गए इथाइन के। ठीक है ना, C2H2 इज बेसिकली इज दिस इथाइन। ठीक है ना, इसे इथाइन बोलते हैं। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अब मैंने इसका डेटा निकाल लिया है। ठीक है, मैंने C2H2 का डेटा निकाल लिया। अब मुझे किसका डेटा निकालना है? C2H4 का। तो अगली स्लाइड पे चलते हैं। सेकेंड रिएक्शन क्या थी? एक मिनट दोबारा देखिए। सेकेंड रिएक्शन के अंदर C2H2 प्लस H2 गिव C2H4। रिएक्शन तो बैलेंस्ड है। इसमें भी वही कॉन्सेप्ट लगाऊंगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथाइन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथीन। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथाइन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथीन, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथाइन कितना आया है? 1000 अपॉन 64 विच इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथीन।
C2H4 को इथीन बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ठीक है ना, इथीन बोलते हैं इसे। C डबल बॉन्ड C, ऑर्गेनिक के अंदर पढ़ेंगे ये स्ट्रक्चर होता है। चलो जी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथीन भी आ गए, आगे देखते हैं। अब आपके पास ये वाला डेटा भी आ गया। इधर पहली वाली रिएक्शन को यूज़ करते हुए C2H2 निकाला, फिर C2H2 को यूज़ करते हुए C2H4 निकाला। अब C2H4 को यूज़ करते हुए आप निकालोगे पॉलीइथाइलिन का क्या फाइंड करना है? वेट। एक बार रिएक्शन दोबारा कॉपी कर लेता हूँ। NC2H4 इज इक्वल टू C2H4। ठीक है, इसका वेट निकालना है, तो इसका वेट निकालने से पहले मैं इसके नंबर ऑफ मोल्स निकालूंगा। ठीक है, तो अगर मैं इसमें रिलेशन फाइंड करने की कोशिश करूं, क्या रिलेशन बनेगा? C2 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C2H4 डिवाइडेड बाई इट्स स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, यही बनेगा ना, विच इज इक्वल टू इसका मास। पहले इसके नंबर ऑफ मोल्स निकालने हो तो कैसे निकालूंगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पॉलीइथाइलिन, ये पॉलीइथाइलिन है, पॉलीइथाइलिन, सॉरी पॉलीइथाइलिन, पॉलीथीन है, पॉलीथीन, पॉलीथीन, पॉलीथीन है यार। अरे पॉलीइथाइलिन पॉलीथीन एक ही बात है। इथाइलिन, इथीन को कॉमन नेम में इथाइलिन बोलते हैं। डिवाइडेड बाय 1, एक ही नंबर ऑफ मोल्स है वहां पे। ठीक है, अभी आपको ये समझ नहीं आ रहा होगा ये क्या होता है, दोबारा एक बार बता दूंगा। ठीक है, तो जिसमें से क्या क्या डेटा मेरे पास गिवन है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C2H4 गिवन है 1000/64 डिवाइडेड बाय n। ठीक है जी, आगे देखो इसके नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालोगे? गिवन मास ऑफ पॉलीथीन, सही बोला, हमें यही निकालना है बेसिकली, डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ पॉलीथीन। ठीक है जी, ठीक है, हमें ये निकालना है, W निकालना है। तो W पॉलीइथाइलिन या पॉलीथीन, मैडम जी ये वाला n यहां से आया ना, कैसे निकालते थे? नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय इट्स स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो पॉलीथीन की तरफ चलते हैं अब, सॉरी W पॉलीथीन की तरफ चलते हैं। तो क्या करना पड़ेगा? 1000 मल्टीप्लाई बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ पॉलीथीन डिवाइडेड बाय 64/n। अब कहानी कहाँ अटक गई? पॉलीथीन का मॉलिक्यूलर मास कैसे कैलकुलेट करूँ? कहानी मेरी यहाँ अटक गई है। तो जरा एक बारी पॉलीथीन को देखो आप। पॉलीथीन ये है C2H4, जिसके अंदर ये C2H4 वाली यूनिट रिपीट हो रही है। ठीक है ना, और कितनी बार रिपीट हो रही है? n टाइम्स रिपीट हो रही है। तो अगर मैं इसका मास निकाल लूँ C2H4 का और उसको n से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मोलर मास निकल जाएगा। ठीक है, तो साइड में निकाल लेते हैं। मोलर मास ऑफ पॉलीथीन इज इक्वल टू, कार्बन 2 है 12 इंटू 2, हाइड्रोजन कितने हैं? 4, 4 इंटू 1 24 प्लस 4 दैट इज 28। बट हमें तो पॉलीथीन पॉलीइथाइलिन या पॉलीथीन का निकालना है, तो मल्टीप्लाई बाय n। ठीक, आ गया। अब उठा के पुट कर दो ऊपर। 1000 मल्टीप्लाई बाय पॉलीइथाइलिन का मॉलिक्यूलर मास दैट इज 28 इंटू n, नीचे तो 64 ही रहेगा, मल्टीप्लाई बाय n। n से n कैंसिल कर दो, 500 कैसे आ रहा है? इसे सॉल्व करना है, इसे सॉल्व करना है आपने। ये आपको दिखने में डिफिकल्ट लग रहा होगा बट था ईजी है। अब POAC की तरफ जंप करते हैं। ठीक है, लास्ट क्लास के अंदर हमने सीक्वेंशियल रिएक्शन पे ही क्वेश्चन देखे थे। ठीक है, और लिमिटिंग रीजन ख़त्म करा था, जिसके अंदर लास्ट के अंदर मैंने आपको अलजेब्रिक मेथड भी सिखा दिया था। अलजेब्रिक मेथड के अंदर आप जितनी भी आपको इक्वेशंस डिफ़िकल्ट लग रही होती है वो सॉल्व हो जाती है बड़ी आसानी से। ज़रूरी नहीं है ना कि बैलेंसिंग के अंदर आपको सिर्फ सिंपल नंबर ही नज़र आए, फ्रैक्शन में भी नज़र आ सकते हैं।
चलो जल्दी से उतारो, अब POAC हेडिंग डाल लो। बढ़े आगे, डालो हेडिंग प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन। प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन, इसे भी आज खत्म करना है। छोटे छोटे टॉपिक है, इसके बाद फिर आपका कंसंट्रेशन टर्म। चैप्टर की मार्किंग है, सॉरी चैप्टर की जो वेटेज है वो 7 मार्क्स की है, अच्छा खासा वेटेज रखता है। राइट डाउन दी हेडिंग प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन। ये रिएक्शंस कहाँ पे आपको हेल्प करेगी? जहाँ पे रिएक्शंस ऐसी आ जाए जिनको जिनको आपको बैलेंस करने में डिफिकल्टी हो रही है। कितना आंसर आ रहा है इसका? 437.5 ग्राम पर मोल भी कर सकते हो, AMU भी कर सकते हो, एटसेट्रा। चलो आगे बढ़ते हैं। प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन इन ब्रैकेट POAC लिख लो कैपिटल लेटर में। प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन इन ब्रैकेट POAC, फटाफट से लिखो। POAC इज बेस्ड अपॉन कंजर्वेशन ऑफ मास। POAC is based upon conservation of mass, that is conservation of atoms. POAC is based upon conservation of mass, that is conservation of atoms. And according to it, atoms can neither be created. POAC is based upon conservation of mass, that is conservation of atoms, and according to it atoms can neither be created nor destroyed. Atoms can neither be created nor destroyed. Full stop करते हुए it can only be converted from one form to another. POAC is based upon conservation of mass, that is conservation of atoms, and according to it atoms can neither be created nor destroyed. It can only be converted from one form to another. नेक्स्ट लाइन से लिखो। POAC is helpful, POAC मतलब प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन, POAC is helpful in solving those problems. POAC is helpful in solving those problems in which either the reaction is difficult to balance, or impossible to balance. Either the reaction is difficult to balance or impossible to balance. POAC आपको कहाँ पे हेल्प करेगा? जहाँ पे आप डिफ़िकल्टी फेस कर रहे हो रिएक्शन को बैलेंस करने में, या रिएक्शन बैलेंस करना ही पॉसिबल नहीं है, वहाँ पे ये आपको हेल्प करेगा। आगे लिखो नेक्स्ट लाइन से। कॉन्सेप्ट ऑफ POAC, concept of POAC is applicable. Concept of POAC is applicable on that atom. Concept of POAC is applicable on that atom which is completely consumed. During the course of reaction. And information about which is completely consumed during the course of reaction, and information about that atom will be directly or indirectly given in the problem. Information about that atom will be directly or indirectly given in the problem. I repeat once again, principle of atomic conservation.
POAC is based upon conservation of mass, that is conservation of atoms, and according to it atoms can neither be created nor destroyed. Full stop करते हुए it can only be converted from one form to another. POAC helpful in solving those problems in which either the reaction is difficult to balance or impossible to balance. Concept of POAC is applicable on that atom which is completely consumed during the course of reaction, and information about that atom will be directly or indirectly given in the problem. अप्लाई करना सीख लेते हैं POAC। जैसे फॉर एग्जांपल आपके सामने रिएक्शन लिखता हूँ, H2S प्लस नाइट्रिक एसिड गिव्स NO प्लस सल्फर प्लस H2O। तो इस रिएक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आप इसको बैलेंस करोगे। हम बिना बैलेंस करे इसको सॉल्व करते हैं, मतलब इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होते हैं उसके अंदर हम रिएक्शन को बैलेंस ही नहीं करेंगे और POAC अप्लाई कर देंगे। पहले आप मुझे रिएक्शन देख के बताओ आपको कितने टाइप्स के एलिमेंट नजर आ रहे हैं। हाइड्रोजन नजर आ रहा है, सल्फर नजर आ रहा है, नाइट्रोजन नजर आ रहा है, ऑक्सीजन नजर आ रहा है। तो हाइड्रोजन पे मैं इंडिविजुअली POAC अप्लाई करूंगा, सिमिलरली सल्फर पे, सिमिलरली नाइट्रोजन पे, सिमिलरली ऑक्सीजन पे, और जो भी रिलेशन को यूज करते हुए आपका आंसर निकल सकता है उसको यूज कर लूंगा। ठीक है, देखो पहले आप मुझे बताओ हाइड्रोजन किस किस कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट है। एक तो यहाँ प्रेजेंट है, एक यहाँ प्रेजेंट है, इन दोनों में नहीं है और इधर प्रेजेंट है। तो कैसे लिखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2S, मुझे बताओ कितने हाइड्रोजन नजर आ रहे हैं आपको, तो मल्टीप्लाई बाय 2। अब इसमें आ जाओ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रिक एसिड, कितने मोल्स, सॉरी हाइड्रोजन के कितने एटम नजर आ रहे हैं आपको नाइट्रिक एसिड में, 1, तो मल्टीप्लाई बाय 1। अब इसमें हाइड्रोजन नहीं है, इसमें हाइड्रोजन नहीं है, सीधा इधर आ जाएंगे। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, हाइड्रोजन कितने नजर आ रहे हैं, मल्टीप्लाई बाय 2। तो ये तो रिएक्टेंट साइड में था, इसको ऐड कर दो, ये प्रोडक्ट साइड के बराबर हो जाएगा। सल्फर पे आ जाओ, सल्फर इसके अंदर है, H2S में है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2S, कितने सल्फर नजर आ रहे हैं आपको H2S के अंदर, 1, तो मल्टीप्लाई बाय 1। अब रिएक्टेंट में कुछ भी नहीं है, बराबर कर दो प्रोडक्ट साइड के, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, इधर आ जाओ सीधा। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्फर, कितने सल्फर नजर आ रहे हैं, 1। अब इधर आ जाओ, नाइट्रोजन इसमें नहीं है, सीधा इसमें है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रिक एसिड, कितने नाइट्रोजन नजर आ रहे हैं आपको, तो मल्टीप्लाई बाय 1। अब सीधा इधर आ जाओ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NO, कितने नाइट्रोजन नजर आ रहे हैं, मल्टीप्लाई बाय 1। अब ये बराबर हो जाएगा। बाकी किसी में नाइट्रोजन नहीं है ना भाई, इन दोनों कंपाउंड के अंदर सिर्फ इधर नाइट्रोजन था तो इसी के नंबर ऑफ मोल्स लिखे। सिमिलरली इन तीनों के अंदर सिर्फ इसमें नाइट्रोजन है तो इसको यूज करा, बाकी दो को छोड़ दिया। लास्ट आ जाओ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में इसको आप यूज नहीं करोगे, सीधा इसको यूज करोगे। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रिक एसिड, कितने ऑक्सीजन नजर आ रहे हैं, 3, विच इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NO मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O मल्टीप्लाई बाय 1। बस यही POC अप्लाई करने का तरीका है। तो इसमें भयंकर से भयंकर आपको जो केमिकल इक्वेशन मिलेगी जिसको आप सॉल्व नहीं कर पा रहे होगे, तो ये यूज़ करते हैं। और ये कहाँ पे आते हैं POC, देखो मोस्टली रिएक्शन आपको सिंपली मिलेगी, कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस जो होती है ना वहाँ पे आपको POC लगाना पड़ेगा और क्वेश्चन आपका चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा। बताओ उसको फटाफट से। इससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं जल्दी से, 2 क्वेश्चन करेंगे इनफैक्ट। किसके आगे क्या लगाना है, हाइड्रोजन का स्टार्ट करते हैं। हाइड्रोजन के आपने वही कंपाउंड पिक करने हैं जिसमें हाइड्रोजन है। मैंने इसको पिक करा, इसको पिक करा, इसको छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया, इसको पिक करा। तो देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2S, अब मुझे बताओ H2S में कितने हाइड्रोजन है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड में कितने हाइड्रोजन है, 1, तो 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों को ऐड कर दिया, ये रिएक्टेंट का हो गया। अब इधर चलो प्रोडक्ट की तरफ, बराबर करने होते हैं। इसमें हाइड्रोजन नहीं है, इसमें हाइड्रोजन नहीं है, सीधा इधर आ जाओ। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O और हाइड्रोजन कितने हैं, 2, तो मल्टीप्लाई बाय 2। सेम मैंने सल्फर के लिए करा, सेम मैंने नाइट्रोजन के लिए करा, सेम मैंने ऑक्सीजन के लिए करा। Question: 1 gram of calcium is burnt in excess of oxygen
डिटरमाइन वेट ऑफ कैल्शियम कार्बाइड, सॉरी कैल्शियम ऑक्साइड फॉर्म्ड। ठीक है, अब वैसे तो ये बड़ी छोटी सी रिएक्शन है, कर दोगे आप इसे बैलेंस, बट हम पीओसी अप्लाई करना चाहते हैं, इस पर हम बैलेंस करके नहीं करना चाहते इस क्वेश्चन को। तो देखो पहले तो रिएक्शन लिख लो। कैल्शियम आपका ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है, लिखा हुआ है कैल्शियम इज बर्न्ड इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, फुल स्टॉप करते हुए डिटरमाइन वेट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड फॉर्म। तो रिएक्शन क्या बनेगी, कैल्शियम प्लस O2 गिव्स कैल्शियम ऑक्साइड। इस रिएक्शन को आप बैलेंस कर सकते हो इजीली, बट हम पीओसी अप्लाई करके इसको सॉल्व करना चाहते हैं। क्या निकालना है आपको, कैल्शियम ऑक्साइड का अमाउंट निकालना है। किसका गिवन है, कैल्शियम का गिवन है। तो जिस एलिमेंट का वेट गिवन है मैं उसी पे ही पीओसी अप्लाई करूंगा। ऑक्सीजन को तो दे ही नहीं रखा ना, तो कैसे करोगे सर पीओसी अप्लाई, कर तो लोगे, रिलेशन बना तो लोगे, बट डेटा तो है ही नहीं, सॉल्व क्या करोगे फिर आप। तो अप्लाई पीओसी ऑन कैल्शियम, अप्लाई पीओसी ऑन कैल्शियम। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड मल्टीप्लाई बाय 1। पीओसी कैल्शियम पे अप्लाई कर दिया। मुझे निकालना क्या है, वेट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड निकालना है, और वेट ऑफ कैल्शियम दे रखा है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम किसके बराबर होता है, वेट ऑफ कैल्शियम अपॉन मोलर मास ऑफ कैल्शियम, विच इज इक्वल टू वेट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। आगे बढ़ते हैं। वेट ऑफ कैल्शियम आपको दे रखा है 1, मोलर मास ऑफ कैल्शियम इज 40, वेट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड आपको निकालना है, और मोलर मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड इज 56। साइड में लिख लेते हैं एक बारी, 40 प्लस 16 इज इक्वल टू 56। तो यहाँ आ जाएगा 56। मोलर मास सॉरी वेट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड इज इक्वल टू 56 बाय 40। इसको सॉल्व कर दो, आपका आंसर आ गया। कितना आ रहा है, 1 पॉइंट, जोर से बोलो। और ये क्वेश्चन वैसे भी सॉल्व हो जाता, फिर ऐसे भी कर लेते आप लोग, बैलेंस ही तो करनी थी। इसको बैलेंस करना है डिफिकल्ट है क्या इसको तो बहुत इजी है बैलेंस करना, बट हमें पीओसी का कॉन्सेप्ट सीखना था, इसलिए हमने इसको ऐसा करा। ठीक है, आगे बढ़े। मैडम जी समझ आ रहा है आपको, आगे बढ़े। वो तो मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूँ, 1 तो लिखते नहीं है ना, बट पीओसी अप्लाई करना सीखना है, इसलिए छोटी छोटी बातें उठा रहा हूँ मैं, वरना 1 तो अंडरस्टूड है। 1 मल्टीप्लाई करके क्या क्या कुछ बदल जाना है, कुछ नहीं बदलना, बट आपको समझाना है लॉजिक, इसलिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। 27.6 ग्राम ऑफ 27.6 ग्राम ऑफ K2CO3 पोटेशियम कार्बोनेट is treated with series of reagents so as to convert all of its carbon into, ये भयंकर सा कॉम्प्लेक्स है, calculate weight of प्रोडक्ट फॉर्म्ड। अब ये आ गया हमारे लिए खतरनाक वाली रिएक्शन। इसमें क्वेश्चन को अगर आप ठीक से पढ़ेंगे, 27.6 ग्राम ऑफ पोटेशियम कार्बोनेट इज ट्रीटेड विद सीरीज ऑफ रिएजेंट्स, उसकी इंफॉर्मेशन मुझे दी नहीं भाई। वो बोल रहा है इसको ट्रीट करा है सीरीज ऑफ रिएजेंट्स के साथ, मतलब कई सारे रिएजेंट्स के साथ, जब जाके आपका ये वाला कॉम्प्लेक्स बना है,
और इसने एक और लाइन बोली है, सो एज टू कन्वर्ट ऑल ऑफ इट्स कार्बन, सारे के सारे कार्बन उससे कन्वर्ट हो गए और कॉम्प्लेक्स बना के दे दिया। अब आपको बीच में रिएजेंट्स नहीं पता, सीधा ये पता है आपको कि K2CO3 से आपको सीधा वो कॉम्प्लेक्स मिल रहा है K2ZN3FeCN का होल 6, ठीक है, और ट्वाइस, बस इतना ही पता है। और K2CO3 का गिवन मास आपको दे रखा है। अब यहां जरूरत नहीं है ना, अब यहां मैं पीओसी अप्लाई करूंगा, अब मुझे पीओसी का एक्चुअल यूज पता लगेगा कि कैसे पीओसी फायदेमंद है। यहां मुझे पता ही नहीं है ना रिएजेंट्स, कैसे बैलेंस करोगे आप? आपके लिए ये रिएक्शन बैलेंस करना इम्पॉसिबल है, आपके लिए ये रिएक्शन बैलेंस करना इम्पॉसिबल है। तो आप पीओसी अप्लाई करेंगे, किस एलिमेंट पे अप्लाई करेंगे जरा रीड करो ठीक से। 27.6 ग्राम ऑफ पोटेशियम कार्बोनेट इज ट्रीटेड विद सीरीज ऑफ रिएजेंट्स सो एज टू कन्वर्ट ऑल ऑफ इट्स कार्बन। तो कार्बन पे अप्लाई करेंगे, लगाओ करो क्वेश्चन। रिलेशन तो मैंने दे ही दिया, आपने इसका वेट निकालना है, इसका वेट निकालना है। ये कॉम्प्लेक्स है, इस कंपाउंड को जनरली कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। तो स्टार्ट करो, पीओसी लगाओ कार्बन पे, पीओसी कार्बन पे आप लगाएं, सॉल्व करें, थोड़ा कैलकुलेशन होगा बट बढ़िया हो जाएगा क्वेश्चन। चलो जल्दी से करो। हाँ जी, अप्लाई पीओएसी ऑन कार्बन। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ K2CO3 मल्टीप्लाई बाय 1, क्योंकि इधर एक ही कार्बन है, विच इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दिस भयंकर कॉम्प्लेक्स। तो मैं कॉम्प्लेक्स वर्ड यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, मैं बार बार ये सब नहीं लिखूंगा। और यहाँ कार्बन देखो कितने हैं भाई, इस कॉम्प्लेक्स के अंदर तो 6 है, मतलब ये अगर ब्रैकेट देखो तो C यहाँ पे 6 बार है और फिर बाहर भी 2 है, 2 6 12, तो मल्टीप्लाई बाय 12, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे, गिवन मास ऑफ K2CO3, गिवन मास ऑफ K2CO3 अपॉन मोलर मास ऑफ K2CO3 इज इक्वल टू गिवन मास ऑफ कॉम्प्लेक्स जो आपको निकालना है और मोलर मास ऑफ कॉम्प्लेक्स। ये इजी था क्वेश्चन, बस आप घबरा गए शायद इतने बड़े को देखकर। लग गया पीओसी। अब डेटा देखते हैं। WK2CO3 गिवन है, कितना है 27.6। K2CO3 का मास निकालना पड़ेगा, ऊपर निकाल लेते हैं। K2CO3 पोटेशियम इज 39 इंटू 2, कार्बन इज 12, ऑक्सीजन इज 16 इंटू 3, 130। चलो जी, आप पे भरोसा कर लिया मैंने। 138 इज इक्वल टू गिवन मास निकालना है कॉम्प्लेक्स का। अब आ गया मोलर मास ऑफ कॉम्प्लेक्स, ये भी बड़ा ट्रिकी सा है। पोटेशियम इज 39, कॉम्प्लेक्स का मॉलिक्यूलर मास। पोटेशियम इज 39 मल्टीप्लाई बाय 2, जिंक इज 65 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस, नीचे ऊपर जाऊंगा नहीं, ऊपर जाऊंगा, छोड़ो, ठीक है। अब इधर देखो, आयरन कितनी बार है, 2 बार है, 56 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस, कार्बन कितनी बार है, 12 बार है, 12 इंटू 12, नाइट्रोजन भी 12 बार है, तो 14 इंटू 12, जब आप इसे सॉल्व करेंगे 697 आ जाएगा, ठीक है। तो 6, आप लोग ऐसे घबराया मत करो इन क्वेश्चनों से, जब आप पेन चलाओगे हो जाएगा। अब इसमें क्या बचा बताना, 12 तो यहां से उठा लिया, मोलर मास ऊपर से निकाल लिया, अब मैथमेटिक्स है, अब तो मैथमेटिक्स है, अब तुमसे मैथमेटिक्स भी नहीं होगी क्या? अरे मेरे से नहीं होगी तो समझ में आता है, क्योंकि मेरे से, मैं अब टच में नहीं हूँ मैथ के, बट आप तो रोज रेगुलर टच में हो। वेट ऑफ कॉम्प्लेक्स, weight of complex is equal to 27.6 into 697
ये इधर चला गया, 138 और 12 नीचे आ जाएगा, 138 12 नीचे आ गया। डन, बस इसे सॉल्व कर दो आप। तो अब आपको आई होप पता लग चुका होगा पीओसी कितना मददगार साबित हो सकता है। हाँ जी, ऐसी कुछ आंसर है, ऐसी कुछ आंसर है 697 27.6, ठीक, ऐसे ही कुछ आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट से। ऐसी मैंने ना जब अपनी कैलकुलेट 116, हाँ यही है, इसी के आसपास ही, मतलब मैंने यहाँ कुछ मिस्टेक मारी हुई है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, राइट डाउन दी नेक्स्ट हेडिंग। अब छोटे छोटे टॉपिक है, जल्दी से ख़त्म करो इसे आज। परसेंटेज प्योरिटी ऑफ सैंपल, नेक्स्ट हेडिंग। समझ आ रहा है ना? परसेंटेज प्योरिटी ऑफ सैंपल। ये भी बड़ा सिंपल सा टॉपिक है, परसेंटेज प्योरिटी ऑफ सैंपल। देखो जी, मैं आपके सामने दो एग्जाम्पल रखता हूं, फिर हम इसके बारे में लिखेंगे। लेट्स से मैंने आपको बोला कि आपके पास 100 ग्राम का NaOH है, 100 ग्राम का NaOH है, 100 ग्राम का NaOH है, 100 ग्राम का सोडियम हाइड्रोक्साइड है। तो कहने का मतलब है कि वो जो 100 ग्राम का NaOH है ना, वो प्योर है, वो 100% प्योर है। ठीक, ये पॉइंट समझ में आ गया भाई? मैंने आपको बोला लेट्स से आई हैव गिवन यू 100 ग्राम ऑफ NaOH, तो वो जो 100 ग्राम का NaOH मैंने आपको प्रोवाइड करा है वो 100% प्योर है। ठीक, अब मैं दूसरा क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूं कि मैंने आपको 100 ग्राम का सैंपल दिया है जिसके अंदर 80% आपका NaOH है। तो 100 ग्राम के सैंपल के अंदर 80 ग्राम आपका हो गया NaOH, तो बाकी 20 ग्राम क्या हो जाएगी? इम्प्योरिटी। जब सैंपल वर्ड आ जाए ना तो समझ लेना कि उसके अंदर एक से ज़्यादा कंपाउंड प्रेजेंट है। तो अगर इम्प्योरिटी के बारे में हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी है तो आप खुद से एज्यूम करोगे कि इम्प्योरिटी मेरी इनर्ट है। भाई आप NaOH की रिएक्शन किसी दूसरे रिएजेंट के साथ कराओगे तो क्या इम्प्योरिटी के साथ रिएक्शन नहीं हो सकती? इम्प्योरिटी से आप लोग क्या समझते हो? कूड़ा करकट? यार दूसरा कंपाउंड भी तो हो सकता है ना सैंपल के अंदर। तो हम मान के चलेंगे कि अगर इम्प्योरिटी क्वेश्चन में नहीं मेंशन कर रखी कि विच काइंड ऑफ इम्प्योरिटी इज प्रेजेंट इन द क्वेश्चन, तो हम मान लेंगे इम्प्योरिटी इज इनर्ट। तो जाहिर सी बात है जो आपका बचा कंपाउंड उसी से रिएक्शन होगी। अगर मैं सिर्फ कंपाउंड का वेट दे रहा हूं तो मतलब मैं प्योर कंपाउंड आपको पकड़ा रहा हूं। अगर मैं सैंपल वर्ड यूज कर रहा हूं तो मुझे सैंपल के साथ कंपाउंड की प्योरिटी भी बतानी पड़ेगी कि भैया सैंपल के अंदर कितना कंपाउंड है, कितनी इम्प्योरिटी है, वो सब तो बताओगे ना। समझ आ गया? लिखो फटाफट से। एनी गिवन सैंपल may not be 100% pure. Any given sample may not be 100% pure, may not be 100% pure due to the presence of impurity, due to the presence of impurity in the form of stone particles, in the form of stone particles, in the form of stone particles, dust, etc. Unless otherwise mentioned, unless otherwise mentioned, impurities are assumed to be inert, assumed to be inert. Unless otherwise mentioned, impurities are assumed to be inert, that is it will
not participate, it will not participate in the reactions hence they have to be removed from the sample. ठीक है, तो आपके सामने एग्जाम्पल मैंने क्या रखा था, 100 ग्राम ऑफ NaOH। तो इसका मतलब क्या था, इधर प्योरिटी कितनी है, 100% है, प्योरिटी आपकी 100% है, मतलब NaOH आपका 100% प्रेजेंट है। 100 ग्राम का 100 ग्राम ही NaOH है। बट अगर मैं दूसरा सिनेरियो आपके सामने पिक करूं, 100 ग्राम का सैंपल बोल के, 100 ग्राम ऑफ सैंपल और प्योरिटी आपको दे दूं, परसेंटेज प्योरिटी ऑफ NaOH आपको दे दूं, तो वो है आपकी 80%। तो कहने का मतलब है इस 100 ग्राम के अंदर 80 ग्राम तो आपका NaOH हो जाएगा और 20 ग्राम आपकी क्या हो जाएगी, इम्प्योरिटी। अब इम्प्योरिटी के अंदर कुछ भी हो सकता है, क्वेश्चन के अंदर कुछ भी मेंशन नहीं कर रखा, तो इम्प्योरिटी आपकी क्या हो जाएगी, इनर्ट, है ना। चलो कॉपी कर लिया आप लोगों ने, जल्दी करो कॉपी। तो इम्प्योरिटी तो मेरी रिएक्ट करेगी नहीं, जो मेरा कंपाउंड है वो रिएक्ट करेगा। तो अगर आपको परसेंटेज प्योरिटी का फॉर्मूला निकालना हो तो क्या निकलेगा, परसेंटेज प्योरिटी, W रिएक्टेड मतलब उसका वेट जो रिएक्ट करेगा और वेट ऑफ द सैंपल, है ना, यानी टोटल वेट नीचे जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है ना, समझ आया आपको। भैया आपको क्वेश्चन के अंदर बोल रखा है कि सैंपल दे रखा है, तो आपका दिमाग उसी वक्त चल जाना चाहिए, इसके अंदर एक से ज़्यादा चीज़ें प्रेजेंट हो सकती है, तो क्वेश्चन में मेंशन करेगा, क्वेश्चन मेंशन करेगा आपको। इम्प्योरिटी के बारे में कोई कुछ भी नहीं बोल रखा, तो आप मान लेना इम्प्योरिटी आपकी क्या है, इनर्ट है। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं, फटाफट से लिखो 200 ग्राम। हाँ जी क्वेश्चन है, इस पर 2 क्वेश्चन करने हैं, फिर यील्ड बतानी है, फिर फ्री करूँगा आप लोगों को। 20 ग्राम ऑफ सैंपल ऑफ HCl, सॉरी 20 नहीं 200 ग्राम सैंपल ऑफ HCl having 73% purity, 200 ग्राम सैंपल ऑफ HCl having 73% purity, फुल स्टॉप करते हुए कैलकुलेट वेट ऑफ NaOH, कैलकुलेट वेट ऑफ NaOH required to neutralize, calculate weight of NaOH required to neutralize the sample, calculate the weight of NaOH required to neutralize the sample। और क्वेश्चन काफी इजी है, आपको बोला गया है 200 ग्राम का सैंपल है और प्योरिटी भी दी है 200 ग्राम, बताना क्वेश्चन, 200 ग्राम सैंपल ऑफ HCl, मतलब जो 200 ग्राम का सैंपल है उसमें HCl भी है और HCl के अलावा कुछ और भी है। फिलहाल इम्प्योरिटी हो मेरे लिए, जब सैंपल वर्ड यूज करा तो इम्प्योरिटी है, ठीक है ना। अब इम्प्योरिटी के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दी है नहीं, तो मेरी इम्प्योरिटी इनर्ट है। सैंपल की रिएक्शन करा दिया आपने NaOH के साथ, तो जाहिर सी बात है ना, NaOH HCl के साथ रिएक्शन शो करेगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन शो करेगा, और HCl से ही रिएक्ट करेगा, इम्प्योरिटी से रिएक्ट नहीं करेगा। तो आपसे यही तो पूछा गया है कि कितने NaOH की जरूरत पड़ेगी सैंपल से रिएक्शन करवाने के लिए, यही पूछा है ना क्वेश्चन के अंदर। और प्योरिटी कितनी दे रखी है आपको, 73 ग्राम, ओ सॉरी 73%। देखो 2 तरीके से कर देता हूं, 200 ग्राम का आपका सैंपल है और 73% प्योरिटी है, तो 73 बाय 100, कैंसिल 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 कैंसिल, कितना आ गया, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14। तो कहने का मतलब है 200 ग्राम के सैंपल के अंदर 146 ग्राम HCl का है, यही मतलब हुआ। इसको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं,
परसेंटेज प्योरिटी ऑफ HCl इज इक्वल टू W रिएक्टेड अपॉन W सैंपल इंटू 100। मतलब ये यही है, ये जो मैंने आपको कैलकुलेशन करके दिखाई है वो यही है, बस यहाँ पे मैंने फॉर्मूला एंड ऑल नहीं लिखा। तो परसेंटेज प्योरिटी ऑफ द सैंपल कितना है 73, W रिएक्टेड आपने निकालना है, W सैंपल कितना है 200, यही तो बन गया 200 आप ऊपर लेके जाओगे, 100 आप नीचे लेके जाओगे, तो यही बन गया आपका। ठीक है, W रिएक्टेड इज इक्वल टू 73 इंटू 200 बाय 100, बस यही आ गया आंसर। आया समझ में? अब आगे बढ़े। HCl की रिएक्शन करनी है NaOH के साथ, HCl की रिएक्शन करनी है NaOH के साथ। 10th क्लास के अंदर आप लोगों ने पढ़ा है द रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो करते हैं यहाँ पे HCl और NaOH, जब इन दोनों के बीच में रिएक्शन होगी तो क्या बनना चाहिए, NaCl बनना चाहिए और वाटर बनना चाहिए। ठीक है जी, क्या रिएक्शन मेरी अनबैलेंस्ड है या बैलेंस्ड है? बैलेंस्ड है, तो चलो बढ़िया है। भैया जी इसका वेट आपको दे रखा है, इसका निकालना है। कौन सी कैटेगरी का क्वेश्चन है, लिमिटिंग रिएजेंट या स्टोइचियोमेट्री? भाई स्टोइचियोमेट्री के अंदर एक का वेट दे रखा होता है, दूसरे का पूछना होता है। लिमिटिंग के अंदर दोनों ही रिएक्टेंट का वेट दे रखा होता है। तो जब दोनों रिएक्टेंट का वेट दे रखा होगा तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा विच वन इज लिमिटिंग एंड विच वन इज एक्सेस। तो ये जी स्टोइचियोमेट्री का क्वेश्चन है। तो लगा लेते हैं स्टोइचियोमेट्री वाला कॉन्सेप्ट जो आपको सिखाया था मैंने, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl डिवाइडेड बाय स्टोइचियोमेट्री कोएफिशिएंट दैट इज 1 which is equal to number of moles of NaOH divided by stoichiometric coefficient that is 1 which is also equal to number of moles of NaCl divided by its stoichiometric coefficient which is equal to number of moles of water divided by stoichiometric coefficient 1। ठीक, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, मुझे इससे मतलब है ना। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl दोबारा से लिख देता हूँ, थोड़ा अच्छा लगेगा। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH को भी लिख देते हैं, ये भी अच्छा लगेगा, वरना बुरा मान जाएगा ये। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl कैसे निकालते हैं, गिवन मास अपॉन मोलर मास which is equal to given mass upon molar mass of NaOH। बोलो जी क्लियर है सारी बातें? गिवन मास ऑफ HCl निकाल लिया आप लोगों ने 146, मोलर मास ऑफ HCl इज 36.5, गिवन मास ऑफ NaOH निकालना है, मोलर मास ऑफ NaOH 40, गिवन मास ऑफ NaOH इज इक्वल टू 146 मल्टीप्लाई बाय 40 डिवाइडेड बाय 36.5। WNaOH इज इक्वल टू, बोलो जी हो जाएगा नहीं होगा? आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी करो, एक और टॉपिक बताना मुझे। हाँ छोटा सा टॉपिक है बस। इसके बाद कंसंट्रेशन टर्म, छोटी सी बेसिक सी चीज़ें और बताऊंगा जो आपको बहुत हेल्प करेगा आपके क्लासेस के अंदर। और नीट के टॉपिक्स भी कवर कर रहा हूँ, 10 चैप्टर के कवर कर दूंगा इस साल के अंदर। सॉरी 9 है आपके, 9 चैप्टर आपके सिलेबस में। देखा है कभी सिलेबस गलती से? देख लोगे तो कुछ घिस जाएगा आप लोगों का। देख लेना उसे घर जाके, मार्किंग स्कीम वगैरह पता होनी चाहिए ना आप लोगों को। चलो आगे बढ़ते हैं फटाफट से, आगे बढ़े। आपको आ रहा है समझ में भाई साहब, आपको आ रहा है समझ में? चलो फटाफट से आगे बढ़ते हैं। 50 ग्राम सैंपल ऑफ कैल्शियम, ये कॉपी कर लिया, करो जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, 50 ग्राम सैंपल 50 ग्राम सैंपल 50 ग्राम सैंपल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट ऑन हीटिंग gives 17.6 gram of CO2। कैलकुलेट परसेंटेज प्योरिटी ऑफ सैंपल। इजी है। पिछली बार क्या हुआ था, परसेंटेज प्योरिटी पकड़ा दी और वहां से डेटा एक्सट्रैक्ट करके आपको फर्दर क्वेश्चन को सॉल्व करना था। अब के बाद डेटा इस तरीके से दिया है कि आपको परसेंटेज प्योरिटी फाइंड करनी है। चलो करो,
सैंपल का वेट आपको 50 ग्राम दे रखा है, कैल्शियम कार्बोनेट का वेट नहीं दे रखा है, CO2 का वेट दे रखा है। परसेंटेज प्योरिटी ऑफ सैंपल फाइंड करने, बहुत इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले रिएक्शन लिख लो, दिमाग चल जाएगा आपका। रिएक्शन लिख लो, आधा क्वेश्चन तो वहीं खत्म। सब जब हम गिवन डेटा लिख लेते हैं, जब रिएक्शन लिख लेते हैं ना, तो हमको एक आइडिया लग जाता है कि क्वेश्चन में हमें क्या करना है फर्दर। कैल्शियम कार्बोनेट हीट करके आपको क्या देगा? कैल्शियम ऑक्साइड देगा और CO2 देगा। ठीक है जी। आपको सैंपल का वेट दे रखा है, तो सैंपल के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट भी है और इम्प्योरिटी भी है, तो मुझे सैंपल में से ये निकालना पड़ेगा कैल्शियम कार्बोनेट कितना है, तभी तो परसेंटेज निकालोगे। बट बदले में उसने क्या दे रखा है आपको? CO2 का मास दे रखा है। तो देखो जरा, आप स्टोइकियोमेट्री अप्लाई करता हूँ सबसे पहले मैं इस पे। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्री कोएफिशिएंट विच इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड डिवाइडेड बाय 1 विच इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 डिवाइड बाय 1। मुझे इससे मतलब है, मुझे इससे मतलब है, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 गिवन मास अपॉन मोलर मास इज इक्वल टू गिवन मास ऑफ CO2 अपॉन मोलर मास ऑफ CO2। ठीक है जी। तो कैल्शियम कार्बोनेट का मास तो मुझे पता ही नहीं, वो निकालना है। कैल्शियम कार्बोनेट का मोलर मास हो जाता है जी 100। गिवन मास ऑफ CO2 कितना दे रखा है? 17.6 और 44। तो जब कैल्शियम कार्बोनेट का आप मास निकालोगे 17.6 इंटू 100 बाय 44, 40 आ जाएगा। कर लिया आपने? आया 40? ठीक है, बस अब खत्म हो गया क्वेश्चन। फॉर्मूला लिख लो, परसेंटेज प्योरिटी ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज इक्वल टू W रिएक्टेड अपॉन W सैंपल मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है जी। W रिएक्टेड कितना है? 40 है जी। सैंपल कितना है? 50 है जी। 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 80% है जी आंसर। प्योरिटी ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। चलो नेक्स्ट, छोटी सी हेडिंग, लास्ट हेडिंग डालो। आ रहा है समझ में भाई तुमको? छोटा सा टॉपिक है ये, इस पे हम एक ही क्वेश्चन करेंगे, बाकी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। परसेंटेज यील्ड ऑफ रिएक्शन। परसेंटेज यील्ड ऑफ रिएक्शन। परसेंटेज यील्ड ऑफ रिएक्शन। ठीक, परसेंटेज यील्ड ऑफ रिएक्शन। अब सुनो जरा आप मेरी बात। यहां पे आप लोगों ने लैब के अंदर कोई केमिकल रिएक्शन करी, जैसे एग्जांपल ही ले लेते हैं, यही वाली ले लेते हैं, सामने लिखा हुआ है। आपने कैल्शियम कार्बोनेट को कुछ वेट लिया, उसको हीट करा, आपने कैल्शियम ऑक्साइड का वेट निकाल लिया। ठीक है, ये आपने एक्सपेरिमेंट करके वेट निकाला। और एक होता है कॉपी में तो कैलकुलेशन करोगे ना, पहले तो आप कॉपी में कैलकुलेशन करोगे कि मेरे पास 100 ग्राम का कैल्शियम कार्बोनेट है, मैंने इसको हीट करा तो कितने ग्राम का कैल्शियम ऑक्साइड आ जाना चाहिए? 56 ग्राम का आ जाना चाहिए। बट जब आपने रिएक्शन करी तो 56 नहीं आया, कम आया। ऐसा होता है, ऐसा होता है। तो जो आपने कॉपी में कैलकुलेट करके मेरे को बताया कि 100 ग्राम का अगर मैं कैल्शियम कार्बोनेट लूँगा 56 ग्राम का कैल्शियम ऑक्साइड आ जाएगा, ये तो थ्योरेटिकल डेटा है, कैलकुलेटेड डेटा है, थ्योरेटिकल डेटा है, एक्सपेरिमेंटल डेटा थोड़ी ना है। समझ रहे हो मेरी बात? अब आपने रिएक्शन परफॉर्म करी, एक्चुअली लैब में परफॉर्म करी, 100 ग्राम का कैल्शियम कार्बोनेट लिया, उसे हीट करा, कैल्शियम ऑक्साइड निकाला, और लेट से उसका वेट आ गया 50 ग्राम। आना कितना चाहिए था? 56। आ कितना गया? कम आया, 50 आया। तो अगर आपसे बोला जाए कि भैया जी रिएक्शन की परसेंटेज यील्ड निकालो, तो कैसे निकालेंगे? जो आया है उसको ऊपर रखेंगे, जितना आना चाहिए था 56 ही आना चाहिए था, उसको नीचे रखेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये वाला डेटा आपका कहाँ यूज़ किया जाता है? एक्सपेरिमेंट्स में यूज़ किया जाता है। ठीक है, जब क्वेश्चन करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ।
ठीक है, तो लिख लो थोड़ा सा इसके अंदर, नहीं सीधा क्वेश्चन ही लिखो, फॉर्मूला लिखो पहले, फॉर्मूला वेट या नंबर ऑफ मोल्स प्रोड्यूस्ड, वेट या नंबर ऑफ मोल्स प्रोड्यूस्ड थ्योरेटिकली, वेट या नंबर ऑफ मोल्स प्रोड्यूस्ड थ्योरेटिकली है ना। थ्योरेटिकली जो भी आपने प्रोड्यूस करा, जो भी वेट आपका निकला, जो भी नंबर ऑफ मोल्स आपका निकला, उसको न्यूमरेटर में रख देते हैं। सॉरी गलत बोल दिया, सॉरी गलत बोल दिया, इतनी मुश्किल से इतना सारा लिखा मैंने, अब तो पक्का बनता है। वेट या नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स प्रोड्यूस्ड एक्सपेरिमेंटली। कहाँ लिखता, कहाँ ऊपर कहाँ लिखता मैं? यस यू आर राइट, दोबारा बनता है। वेट या मुझे करना पड़ेगा, वेट या नंबर ऑफ मोल्स प्रोड्यूस्ड एक्सपेरिमेंटली, एक्सपेरिमेंटली, सिंगल वाई डबल वाई, ठीक है। एक्सपेरिमेंटल जो भी आपका वेट आया उसको न्यूमरेटर में रखो, डिवाइडेड बाय वेट या नंबर ऑफ मोल्स प्रोड्यूस्ड थ्योरेटिकली, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100। ये फॉर्मूला आपने याद रखना है। अब क्वेश्चन करते हैं एक लास्ट क्वेश्चन, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन लिखो। 12.8 ग्राम ऑफ SO2, 12.8 ग्राम ऑफ SO2 reacts with 12.8 ग्राम ऑफ SO2 reacts with 3.2 ग्राम ऑफ O2 to form SO3 if 6 gram of SO3 are produced, then calculate percentage yield of reaction, then calculate percentage yield of reaction। सबसे पहले तो रिएक्शन लिखो, SO2 की रिएक्शन O2 के साथ हो रही है, बन रहा है SO3, रिएक्शन शुड बी बैलेंस्ड। टू 3 जा 6, 2 सल्फर, ठीक है, 6 ऑक्सीजन हो गए। सबसे पहले रिएक्शन बैलेंस करनी है, कर लिया। अब मैं रिएक्शन के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट का डेटा निकालूंगा। रिएक्शन में मुझे दो डेटा दे रखा है, उस डेटा के अकॉर्डिंग मैं प्रोडक्ट का डेटा निकालूंगा। तो 12.8 ग्राम ऑफ SO2 दे रखा है और 3.2 ग्राम ऑफ O2 दे रखा है। तो ये लिमिटिंग का बना या एक्सेस स्टोइचियोमेट्री का बना? मेरे भाई बोलो ना, क्वेश्चन को रीड करो, सुन के थोड़ी ना बोलना है लिमिटिंग। पहले देखा, मैंने बोला किसका बना, यहाँ से आंसर आया लिमिटिंग। मैंने इनसे पूछा किसका बना, तो ये देख रहे हैं ऐसे, सर लिमिटिंग। SO2 का भी वेट दे रखा है, O2 का भी वेट दे रखा है। जब दोनों रिएक्टेंट का वेट दे रखा होता है तो वो लिमिटिंग का क्वेश्चन बन जाता है। तो लिमिटिंग वाले कॉन्सेप्ट को यूज करके मैं SO3 का अमाउंट पहले निकालूंगा। तो स्टार्ट करते हैं, पहले गिवन डेटा लिख लेते हैं। WSO2 इज 12.8, मोलर मास ऑफ SO2 is 32 plus 16 into 32 64
WO2 3.2, मोलर मास ऑफ O2 32। अब यहाँ पे लिमिटिंग वाला कॉन्सेप्ट लगाते हैं, नंबर ऑफ मोल्स भी निकाल लेते हैं इससे पहले। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ SO2 is equal to given mass of SO2 upon molar mass of SO2। given mass of SO2 is 12.8 divided by 64.2 0.2 आ रहा है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 is equal to given mass of O2 upon molar mass of O2। given mass of O2 is 3.2, molar mass of O2 is 32.1। अब लगाऊंगा कॉन्सेप्ट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ SO2 डिवाइडेड बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 डिवाइडेड बाय इट्स स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। SO2 के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? 0.2, इसको 2 से डिवाइड कर दिया, 0.1 आ गया। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 कितने हैं? 0.1 डिवाइडेड बाय 1, 0.1 ही आ गया। तो कोई एक्सेस रिएजेंट यहाँ पे नहीं है, आप दोनों को यूज करते हुए प्रोडक्ट का अमाउंट निकाल सकते हो। कोई एक्सेस नहीं है ना यहाँ, दोनों बराबर आ गए ना, इसका मतलब एक्सेस वैक्सेस कुछ नहीं, जो है लिमिटिंग ही है। तो ये लिमिटिंग का मतलब ड्यूरिंग द रिएक्शन ये भी पूरा कंज्यूम हो जाएगा, ये भी पूरा कंज्यूम हो जाएगा। तो किसी को भी यूज करते हुए SO3 का वेट निकाल लो। तो अमाउंट ऑफ SO3 प्रोड्यूस्ड इज इक्वल टू, जिसका आपने अमाउंट निकालना था उसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट न्यूमिनेटर में, लिमिटिंग का SO2 को यूज करके निकाल रहा हूं, लिमिटिंग का डिनोमिनेटर में, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ SO2 इज 0.2। 0.2 आ गया ना, ठीक है। वही पुराना वाला कॉन्सेप्ट यूज करा, ठीक है। गिवन मास निकाल लो इसका, क्योंकि यहां पे SO3 का वेट ग्राम में दे रखा है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ SO3 इज इक्वल टू गिवन मास ऑफ SO3 अपॉन मोलर मास ऑफ SO3। तो WSO3 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ SO3 दैट इज 0.2, मोलर मास ऑफ SO3 यहां निकाल लेते हैं, 32 प्लस 16 इंटू 3 80। तो ये आपका हो जाएगा 16 ग्राम। सही लिखा? समझ में आया क्या किया मैंने अभी? ये मैंने आपको लिमिटिंग रिएजेंट वाले कॉन्सेप्ट में सिखाया था कि अगर आपको प्रोडक्ट का वेट निकालना हो तो जिसका वेट निकालना हो उसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऊपर रख दो, लिमिटिंग रिएजेंट का स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट नीचे, मल्टीप्लाई बाय लिमिटिंग रिएजेंट के नंबर ऑफ मोल्स। हाँ, तो मैंने इसको यूज से करा। अगर आप नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 करते तो ऊपर क्या आता आपका आंसर बदल जाता, बदलना तो नहीं चाहिए। 2/1 ठीक तो है, तब भी तो वही आ रहा है। घबरा डरा देते यार आप मेरे को यार, निकाल लो आप खुद से ही, तब भी वही आ रहा है। O2 को यूज करते हुए निकालना चाहते हो ना, तो नंबर ऑफ मोल्स स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट ऊपर, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट लिमिटिंग रीजन नीचे, मल्टीप्लाई बाय 0.1, तब भी तो 0.2 आ गया। ठीक है जी, वेट आ गया SO3 का। अभी तक किसी को डाउट है? थक जाते हो तुम लोग, बस अब खत्म हो गया। परसेंटेज यील्ड ऑफ अ रिएक्शन आपने देख लिया है, फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूं, आपने देख लिया है कितना ग्राम आया है? नहीं 16 तो थ्योरेटिकल है ना, 6। रिएक्शन के अंदर आया 6 ग्राम, आना कितना चाहिए था? 16 ग्राम। बस इसे सॉल्व कर दो, आंसर आ गया। ठीक है जी, तो आज की क्लास में हमने क्या क्या टॉपिक कवर कर लिया है? POAC कवर करा, 2 क्वेश्चन करे हैं, देन परसेंटेज प्योरिटी ऑफ द सैंपल कवर करा है, देन परसेंटेज यील्ड ऑफ अ रिएक्शन। ठीक है ना, दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड फॉर मोर केमिस्ट्री रिलेटेड वीडियोस सब्सक्राइब माय चैनल।